Hello, my name is Tina Mirtia. I am Assistant Professor EAFM Department, Government of Rajasthan. Here is few details about my qualifications. I have pursued NET, actually cleared NET twice, once in commerce and other one is in economics. I am university topper and currently I am pursuing as research scholar at Jain and Vyas University. तो आज हमारा टॉपिक होगा मनी मार्केट। ये बीकॉम फाइनल ईयर के लिए है और वैसे आप अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मनी मार्केट आपका कौन से ईयर में सेटल होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग। मैं जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी के हिसाब से बीकॉम फाइनल ईयर में परस्यू किया जाता है ये। सो मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में ये देखा था कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटीज़ में डील करता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज़ में डील करता है। मनी मार्केट यानी अल्पकाल में जो वित्तीय परिसंपत्तियाँ या फिर प्रतिभूतियाँ हैं उनमें होता है मुद्रा बाजार, मतलब जहाँ पे अल्पकाल का लेन देन हो वो मुद्रा बाजार होता है और जहाँ दीर्घकाल का हो वो पूंजी बाजार होता है, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था। तो आज हम सिर्फ मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा बाजार। ठीक है, तो मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। देखो, क्लोज सब्स्टिट्यूट यानी कि निकटतम विकल्प, मतलब क्या, धन के निकटतम विकल्प से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने पास अपने वॉलेट में, आपके पर्स में अगर 10,000 रुपये रख रखे हैं तो ये भी उतने ही क्लोज है। अगर आपने 10,000 की सिक्योरिटी या प्रतिभूति खरीद रखी है, अपने नाम पे, आपके नाम पे रजिस्टर है, तो आप उसको इमीडिएटली उसको विड्रॉ कर सकते हो, आहरण कर सकते हो, यानी कि आप उसको इनकैश कर सकते हो, उसको परिवर्तित कर सकते हो अपने मतलब तरल रूप में। इतना जल्दी हो सकता है उसका, चलो ठीक है, वो तो विड्रॉ करना उसको मतलब उस तरह से भी है। और सबसे तरल होने का तरीका, इसका मतलब ये है कि आप इसमें 1 दिन से लेके 1 साल के अंदर की सिक्योरिटीज़ परचेज, मतलब ट्रांजैक्शंस होती है। तो 15 दिन के अंदर आपका फटाफट आपका करेंसी जो आपके पास फाइनेंस था वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। मतलब इसकी मैच्योरिटी डेट जो है वो बहुत ही पास होती है। मतलब आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने किसी में इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए आपको पैसे को ब्लॉक नहीं करना होता, रोक के नहीं रखना पड़ता, तो आप इसको मतलब बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गया ही नहीं आपके हाथ से। ठीक है, these instrument is that it is liquid and can be turned over quickly at low cost and provides an avenue for equilibrating the short-term surplus funds of lender and the requirement of borrower। देखो, वही बात मैंने कही अभी आपको कि इसको जल्दी से आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने नकद में। ठीक है, कैश में आपकी सिक्योरिटी को आप नकद में कन्वर्ट कर सकते हो जल्दी से। या तो मतलब 1-2 दिन, मतलब 15-20 दिन बाद ही सिक्योरिटी में आपने लगाया, महीने भर बाद में लगाया तो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उससे भी अर्जेंट अगर आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत लॉस तो होता है डेफिनेटली, ज़्यादा पैनल चार्जेस नहीं है और आपका टर्न कन्वर्ट हो जाता है, आप उसको कैश करवा सकते हो। ठीक है, मुद्रा बाजार अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियों का बाजार है जो धन के निकटतम विकल्प है। यह उपकरण तरल है और इसे कम लागत पर जल्दी से चालू किया, मतलब वही तरल रूप में मतलब बदला जा सकता है। और फिर है मनी मार्केट इज़ अ डायनामिक मार्केट इन विच शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। इंडिविजुअल फर्म्स, कंपनीज, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फार्मर्स ऑल डिपेंड ऑन मनी मार्केट फॉर देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। ये मैंने इतने लोगों के नाम लिखे हैं, बाकी जिसको भी शॉर्ट टर्म में डील करता है ना, मतलब अल्पकाल में, चाहे वो निगम हो, कंपनी हो, फर्म हो, व्यक्ति हो, संस्था हो, सरकार हो, कोई भी हो। ठीक है,
गतिशील बाजार इसलिए इसको बोला है, डायनामिक मार्केट इसलिए बोला है क्योंकि इसमें मतलब कंटिन्यूसली डीलिंग होती रहती है। वो ऐसा नहीं है कैपिटल मार्केट में या पूंजी बाजार में नहीं होती, वहाँ पे भी होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ मतलब कुछ हद तक कह सकते हैं कि थोड़ी स्टेबल है। मतलब आए दिन आप सिक्योरिटीज़ को नहीं, मतलब अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है या 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो कम से कम अच्छा आए दिन तो रोज़ के रोज़ तो आप नहीं चेंज करोगे, डील करोगे नहीं, है ना। इसलिए कहने को वो भी है, लेकिन ये ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, डायनेमिक ज़्यादा है, गतिशील ज़्यादा है, ठीक है, पूंजी बाजार के कंपैरिजन में, ठीक है। ये क्राउथर की डेफिनेशन है। द मनी मार्केट इज़ द कलेक्टिव नेम गिवन टू वेरियस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट डील इन वेरियस ग्रेड्स ऑफ नियर मनी। ये एक डेफिनेशन है, आप इसको रेफर कर सकते हो। बाकी वही बात है, नियर मनी यानी कि जिसको जल्दी से कन्वर्ट किया जा सके। नियर मनी मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है। नियर मनी एंड ब्रॉड मनी मतलब वो जो डिस्कशन होता है तो वाइडर क्लोज इस तरह से। तो एक शॉर्टेस्ट मतलब नियर टू मनी मतलब बहुत ही क्लोज, अब जिसको मतलब कन्वर्ट कर सकते, टू बी ऑन एकदम प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो जिसको बहुत जल्दी करेंसी में कन्वर्ट किया जा सके वो नियर मनी होता है। फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं। देखो ये विशेषताएं मैं आपको एक ब्रीफ बता रही हूँ, बाकी आप और भी अगर इसमें ऐड ऑन करते जाएँ लिस्ट में आपको लगता हो कि इंडियन मनी मार्केट में, तो आप कर सकते हो, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको मिस नहीं करना है। आरबीआई रेगुलेट्स मनी मार्केट, सबसे पहली बात। इसका जो मुद्रा बाजार है इसका नियंत्रण या ये किसके अथॉरिटी में आता है, किसकी परिधि में आता है, आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मतलब करता धरता कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये उसी के अंडर में रहता है, वो जिससे इसको चलाना चाहें वो चलाते हैं, ठीक है। मनी मार्केट हैज़ नो जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट एज दैट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखो स्टॉक एक्सचेंजेस होता है जब पूंजी बाजार की बात आती है, तो वहाँ वैसे तो मैंने आपको कहा था कि वित्तीय बाजार की कोई सीमा नहीं है, ये जहाँ से आप डील करो घर से करो तो वो भी फाइनेंशियल मार्केट ही है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे इसके ऑफिसेज कह सकते हो आप जहाँ पे काम होता है, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंजेस बोलते हैं, तो ऐसे है इंस्टीट्यूशन। तो मनी मार्केट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी डीलिंग है ना, इसके ऐसी नीड नहीं होती कि वहाँ पे जोग्राफिकली आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने में करना है, मतलब लाइक ना उस तरह से भौगोलिक बाधा नहीं है। आप इस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मॉनेटरी एसेट्स में भी स्प्रेड ओवर वाइड जोग्राफिकल एरिया। वही बात है कि कोई एक निश्चित जगह पे करना या बहुत छोटे एरिया में करना, ऐसा कोई बाधा नहीं है। आप कहीं भी जितने भी आपको बिना जगह की या भौगोलिक क्षेत्र को मतलब ध्यान में रखते हुए मतलब उसकी चिंता किए बगैर आप कर सकते हो। ये कॉमन पॉइंट है जो आप किसी दोनों पॉइंट में कैपिटल मनी मार्केट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। इवन दो देयर आर वेरियस सेंटर ऑफ मनी मार्केट, है ना, दे आर नॉट सेपरेट और इंडिपेंडेंट मार्केट बट आर इंटरलिंक्ड एंड इंटर रिलेटेड। मैंने कहा ना ये तीनों जो टॉपिक मैंने ऐड किए हैं ये आप सिर्फ मनी मार्केट के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आप कैपिटल मार्केट में भी जा सकते हो। लेकिन अगर अभी हम बात करें तो ये है कि कोई अलग से मार्केट नहीं है कि जहाँ पे ये इसका मनी मार्केट है वो इसका मनी मार्केट है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुंबई की डीलिंग कैलकाटा वाला भी देख सकता है, कैलकाटा वाला चेन्नई की भी देख सकता है, या कोई भी किसी का भी देख सकता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक जगह पर अगर कोई इम्पैक्ट आ रहा होगा तो उसका इम्पैक्ट जो प्रभाव है वो दूसरी जगह भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे इस पूरे पेपर में इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको ध्यान ये रखना है कि आरबीआई इसका करता धरता है, ठीक है, वो उसके ऊपर नीचे उसके आगे पीछे ही घूमता है, ये सब कुछ वही फैसले लेता है। इट रिलेट टू ऑल डीलिंग इन मनी और मॉनिटरी एसेट्स, वो तो है ही, हम मतलब जो भी कर रहे हैं वो मौद्रिक चीज़ों में ही कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी, मैंने आपको पहले कहा था कि जहाँ पे अगर हम
किराना के सामान खरीदने जाएंगे तो वो किराना स्टोर वगैरह पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे मुद्रा का लेन देन करते हैं। हाँ, ऐसा होता है यहाँ पे। अगर आप फ्यूचर में पढ़ोगे, आपके कोर्स में अगर आएगा, नहीं भी आएगा तो आप अगर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हो तो आपको पता होता है कि कमोडिटीज़ मार्केट होता है और सिक्योरिटीज़ मार्केट होता है। यानी कि ये जो आपने ये सुना होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, या फिर मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में कमोडिटीज़ जो होती है ना, वस्तुएं, इनमें भी इन्वेस्टमेंट होता है। हमें वहाँ पे वो चीज़ें खरीदनी नहीं होती, हम उनके भाव, उन पे मतलब जो सराफा बाज़ार है उसमें उनके प्राइसेस पे, उनके वैल्यू पे गेम खेलते हैं। ठीक है, मैं लैंग्वेज गेम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट एक स्पेकुलेटिव मार्केट है जहाँ पे कुछ श्योरली नहीं कहा जा सकता। हम माइंड गेम खेलते हैं, या फिर प्योरली तो माइंड गेम नहीं है वो। आप जिसको एक्सपीरियंस होता है वो उसको बहुत अच्छे से मतलब प्रिडिक्ट कर लेता है कि कौन सा मार्केट, कौन सी कंपनी में, कौन से इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना, कि कौन सा हाई जाएगा, कौन सा लो जाएगा। पर फिर भी ज़रूरी नहीं कि जैसा आपने सोचा वैसा उसी डायरेक्शन में आपका जो रिज़ल्ट या मार्केट फ्लक्चुएट करे, उसके उल्टे भी जा सकता है ना। तो वहाँ पे हम, अगर जैसे कि पेट्रोल कहते हैं ना, पेट्रोल की कंपनियों में भी अगर लगाते हो तो पेट्रोल हमें ख़रीदना नहीं है, फ्यूल या हमें ख़रीदना नहीं है, हमें उसकी वैल्यू पे गेम खेलते हैं, उसकी मतलब मौद्रिक परिसंपत्ति पे खेलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मनी मार्केट, इट इज़ अ मार्केट प्योरली फॉर शॉर्ट टर्म फंड। ये मैंने पहले बोल चुकी हूँ, अल्पकाल का है जो भी है। इट इज़ नॉट अ सिंगल होमोजेनियस मार्केट, देर आर वेरियस सब मार्केट सच एज कॉल मनी मार्केट। ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई एक मतलब कोई एक चीज़ का मार्केट नहीं है, इसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज़ आती हैं। ये जो नाम लिखा ना, कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट, ये हम आगे पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही वही है जिसको हम उपकरण कहते हैं मुद्रा बाजार के, यानी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आगे आएगा। मनी मार्केट establishes a link between RBI and banks and provide information of monetary policy and management। सिंपल सी बात है, मैंने पहले कहा था इसका कर्ता धर्ता RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा। और बैंक कहाँ से आ गया उसमें बीच में? बैंक इसलिए आ गया क्योंकि ये जो भी डीलिंग्स होगी ये बिना बैंक के होती ही नहीं है। बैंक का तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था, फर्स्ट अपने लेक्चर में बताया था कि बैंकिंग व्यवस्था के बिना तो कोई भी चीज़ चलती ही नहीं है। तो बैंक तो आएगा ही, बैंक ही सब कुछ करता है। और बैंक का मालिक कौन? RBI। बस ख़त्म कहानी। ट्रांजेक्शन्स कैन बी कंडक्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। जनरली ऐसा होता है कि हम जो ब्रोकर है उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बिना ब्रोकर के भी खुद से डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करके हम लोग खुद कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट में भी कर सकते हैं और मनी मार्केट में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली हम खुद नहीं करते हैं, हम ब्रोकर के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं होती है। और हम चाहते हैं कि कोई जो भी इन्वेस्ट करे, एक तो ऑलरेडी रिस्क है इसमें, और वो लाइसेंस्ड लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो हम उनके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, भारतीय मुद्रा बाजार के विशेषताएँ। अब वैसे तो आप ये खुद पढ़ सकते थे, लेकिन ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ देती हूँ। इंडियन मनी मार्केट doesn't possess highly developed banking system. It lacks sufficient regular supply of short-term assets. ठीक है, there is no uniformity in interest rates। देखो यहाँ पे मैंने बुराइयाँ बता दी आपको वैसे, लेकिन एक्चुअली इसमें हमने बात की है भारतीय मुद्रा बाजार की। भारतीय मुद्रा बाजार में क्या मतलब इंडियन मनी मार्केट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे क्या है कि एक अच्छा वेल डेवलप मार्केट नहीं है अपना, जैसा जो न्यूयॉर्क और बड़े जो क्या बोलते हैं लंदन फॉरेन एक्सचेंज वैसा है ना, या हाई वेस्टर्न कंट्रीज़ का जैसा है अपना, वैसा इतना डेवलप नहीं है। लेकिन ठीक है, कैपिटल मार्केट फिर भी अच्छा है,
मनी मार्केट उतना डेवलप नहीं है, मुद्रा बाजार इतना डेवलप नहीं है, ठीक है, अभी मतलब विकसित नहीं हुआ है और इसमें रेगुलर सप्लाई नहीं आती है। मतलब वही है कि डेवलप नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, इतना इन्वेस्टमेंट कोई करता ही नहीं है, हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, डिमांड तो फिर भी बहुत है, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है, इंडस्ट्रीज़ को भी चाहिए होता है, मतलब निगम संस्थाओं इन सब को तो चाहिए है, लेकिन हम लोग जनरली इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं। हम या तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे टाइम का, जनरली ना तो आप में से किसी ने टी-बिल ख़रीदा होगा, लेकिन आपके घर में शेयर्स और सिक्योरिटीज़ की बात ज़रूर होती होगी, है ना। तो वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म हमारा मार्केट कम ही चलता है। नो यूनिफॉर्मिटी इन इंटरेस्ट रेट की मतलब ब्याज दरें भी सेम नहीं है, तो हम लोग नहीं, मतलब जहाँ स्टेबिलिटी नहीं मिलती ना हम लोगों को, हम वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते। ये रिस्की है, आई मीन रिस्की नहीं है, सॉरी, बहुत जल्दी सब कुछ आपको अपना अमाउंट मिल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स यहाँ हाई नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी तो दे रहे हैं ना, सेफ़ हो आप लोग जब चाहो जब। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिस्क होती है ना, शॉर्ट टर्म में तो क्या है, एक साल में कितने ही भूचाल आ जाएगा, कोई कोरोना जैसी चीज़ें बार बार थोड़ी आती है कि मतलब बहुत उछाल आ जाए या एकदम से कोई बॉम्ब ब्लास्ट तो होना नहीं है, तो इसलिए एक साल के अंदर कोई इतना रिस्क नहीं होता है, इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं होती है, तो उतार चढ़ाव ज़्यादा देखे जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात यहाँ पे इसलिए की गई है क्योंकि लोन बैंकिंग सिस्टम के बिना, फाइनेंस के बिना आपके घरों में पैसा नहीं पड़ा है, वो वहीं से आता है। अब देखते हो कि कहाँ, मतलब अगर आपको लगेगा कि ब्याज दर कम है बैंक में, तब तो यहाँ इन्वेस्ट करने की सोचोगे, और यहाँ पे भी कम है तो फिर आपको समझ नहीं आएगा ना। तो देखो, उतार चढ़ाव की बात है, अगर सब जगह एक जैसा होगा, आपको लगेगा कि चलो बैंक में कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना, इस तरह से। तो मतलब सिमिलरिटी कुछ नहीं है, मतलब वैसा, इसलिए आप लोग मनी मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। इन द इंडियन मनी मार्केट देयर आर नो डीलर्स इन शॉर्ट टर्म एसेट्स। किसमें शॉर्ट टर्म डीलर्स तो है, लेकिन ज़्यादातर किसमें नहीं है, गवर्नमेंट और बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं है। मतलब गवर्नमेंट और बैंक के बीच में ब्रोकर वाला काम करने वाले लोग कम हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी की बात आए तो। अब ये तो पता है हमें कि गवर्नमेंट मनी मार्केट इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो और भी इसके अंदर वो जो मार्केट्स होते हैं ना, जो कॉल मनी, टी बिल या बिल मार्केट, वो सब थोड़े कम है यहाँ पे। मतलब वो पॉइंट वही है जो मैंने कहा कि हम लोग बड़ी शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स इनमें तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते, बहुत कम हमारा इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा हम गवर्नमेंट जो टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, उनमें फिर भी कर देते हैं, बाकी में नहीं करते। CP/CD में तो बिल्कुल नहीं करते, बहुत रेयर होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है हमारे, जनरली हम आम लोगों के पास नहीं, आम तौर पे नहीं होता है इतना, वो आगे आएगा कितना लगाना पड़ता है इसमें, कंडीशन क्या है, तो लोगों का इंटरेस्ट कम ही होता है इनमें, ठीक है। देयर इज़ नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ मनी मार्केट। वो तो है ही, सीधी सी बात है कि मतलब समन्वय की तो कमी देखी जाती है, जब तक बहुत सारी मनी मार्केट या मुद्रा बाजार क्यों, आप किसी भी सेक्टर में ले लो, कहीं भी ले लो, जब तक जितने भी सिस्टम के पार्ट जो भी चेन में है वो सब एक दूसरे से जुड़ के काम नहीं करेंगे, तो सिस्टम उतना अच्छा काम नहीं करेगा, तो वो दिक्कत देखी जाती है यहाँ पर, है ना। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस इन डिस्काउंट हाउसेस, दैट्स वाई कमर्शियल बैंक इन इंडिया फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस हाउसेस। देखो ये जो मैंने बोला है ना, एक्सेप्टेंस इन डिस्काउंटेड हाउसेस, ये क्या होता है ना, ये क्लियरिंग हाउस होते हैं। अभी इतना इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना समझो कि ये पूरी प्रोसेस जो आपका इन्वेस्टमेंट करना और वो किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना, मतलब उसका शेयर और आपका पैसा, वो कन्वर्ट जब जिस तरह से पूरी प्रोसेस से निकलता है, वो क्लियरिंग हाउसेस के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो वो थोड़े यहाँ पे इंडिया में डेवलप नहीं है, कम है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सारा कन्वर्शन करते हैं
आगे आएगा, हम पढ़ेंगे। और ना भी पढ़ें तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पूरी प्रोसेस जिस प्रोसेस से निकलता हो, है ना, वो एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंटेड हाउसेस होते हैं। हाउस मतलब ऐसा कोई घर नहीं है जैसे हम बैंक को बोलते हैं ना, उस तरह से कोई इनका नाम है एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंटेड हाउसेस। तो वो उतने ज़्यादा है नहीं। ऑब्जेक्टिव, भाई क्या उद्देश्य क्या है, क्यों मुद्रा बाजार बनाना है हमें? टू कैटर द रिक्वायरमेंट ऑफ borrowers फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू lenders। फर्स्ट सेकंड से मैं ये बोल रही हूँ कि शॉर्ट टर्म अल्पकालीन जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए। टू प्रोवाइड पार्किंग प्लेस फॉर टेम्प्रेरी ओवर सब, ये मैंने फर्स्ट टाइम बताया था कि जिसके पास एक्स्ट्रा पड़ा है उससे निकाल के, जिसके पास बिल्कुल नहीं है मतलब सरप्लस टू डेफिसिट, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में। टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू ओवरकम शॉर्ट टर्म डेफिसिट्स, भाई शॉर्ट टर्म में फ़ंड है तो शॉर्ट टर्म की कमी तो पूरे करेंगे। अल्पकाल में अगर किसी को ज़रूरत है, पैसे की कमी है, उसी में तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें होता क्या है? टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस एंड रेगुलेट द लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक कौन होती है? आरबीआई। तो आरबीआई को कैसे मैनेज करना है अर्थव्यवस्था को? भारतीय रिजर्व बैंक ही तो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाती है। जब भी मुद्रास्फीति की सिचुएशन आ जाए, कंडीशन आ जाए, उसको ठीक करती है। कभी डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाए यानी मंदी आ जाए बाज़ार में, उसको ठीक करती है। तो ये सब करती कैसे है? मतलब आरबीआई को जब काम करना होता है ना, तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करती है। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट आपको टी बिल भी दिखेगा। और भी बहुत सारे होते हैं जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुला बाजार प्रणाली जो है, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपका ये आता है मनी मार्केट में। अगर आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मनी मार्केट, सॉरी, मनी एंड बैंकिंग में। अदरवाइज़ आपको आरबीआई के फंक्शंस जब भी कभी पढ़ाने में आएंगे तब मैं बताऊंगी कैसे इसमें हेल्प करता है ये सब कुछ। टू हेल्प द सेंट्रल बैंक टू इम्प्लीमेंट इट्स मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, एक सेकंड पहले यही बात कही थी कि आरबीआई की जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू या फिर किसी भी तरह से, स्पेशली ओपन मार्केट ऑपरेशन से। अच्छा ठीक है, मैं एक वर्ड बता देती हूँ, बार बार आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है मौद्रिक नीति का मतलब एक उपकरण समझ लो। खुले बाजार संचालन, खुला बाजार संचालन मतलब देखो, अगर अगर मार्केट में बहुत पैसा है, ठीक है, उतनी चीज़ें नहीं है मार्केट में। इन्फ्लेशन कब आता है? जब मार्केट में चीज़ें नहीं होती, सामान नहीं होता खरीदने के लिए। पैसा खूब है लोगों के पास, वो तो तैयार है खरीदने के लिए, लेकिन चीज़ ही नहीं है आपके पास मार्केट में, खरीदोगे क्या? तो तब उसको खरीदने से रोकने के लिए आमतौर पे क्या देखा जाता है? प्रोडक्ट्स की रेट बढ़ा दी जाती है ताकि कोई खरीदे ही नहीं। खरीदेंगे तो मतलब डबल देना पड़ेगा, 4 गुना देना पड़ेगा, तो उनका पैसा खर्च होता जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। सेम चीज़ आरबीआई करती है। जब मार्केट में बहुत सारा पैसा पड़ा होता है तो अपनी सिक्योरिटीज़ बेचती है, मतलब बेच देती है। जितनी भी उसके पास प्रतिभूतियाँ, परिसंपत्तियाँ होती है, वो बेचती है और लोगों का पैसा इकट्ठा करवा देती है कि अब कर दो, अब ही कर लो, अब खरीद लो तुम कुछ, है ना, अब कुछ नहीं कर सकते तुम। और जब उसे मार्केट में पैसा निकालना होता है तो वो खरीदती है, लोगों से परचेज़ करती है कि चलो मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ, यूज़ करो, तुम खरीदो, मार्केट पे चलाओ, नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगा। साइकिल, मार्केट का जो साइकिल है ना, उसका पहिया रुक जाता है। अब मैंने आपको कह तो दिया कि आरबीआई लोगों से खरीदती है, ये चीज़ ध्यान रखना। आरबीआई कभी भी लोगों से डायरेक्ट डील नहीं करती है। आरबीआई बैंकों के थ्रू करती है, ठीक है। वो बैंक से पैसा निकाल देगी या बैंक को पैसा डाल देगी, बैंक को डाल देगी या बैंक से निकाल देगी, तो फिर सिंपली आपसे निकाल रहे हैं इनडायरेक्टली ना। बैंक, आप कहाँ जाते हो? बैंकों में ही जाते हो। वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो वो सब इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू खरीदती और बेचती है, वो कौन सी परिसंपत्तियाँ और प्रतिभूतियाँ होती हैं? वो मनी मार्केट होता है। होने को कैपिटल मार्केट भी हो सकता है, पर जनरली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करती है।
क्योंकि उसे हाथों हाथ शॉर्ट टर्म में अल्पकाल में पैसा उठाना और निकालना है ताकि स्टेबिलिटी ला सके, मतलब है ना। इसलिए स्टेबिलिटी का मतलब एक मतलब स्थायी अर्थव्यवस्था चाहिए होती है। उतार चढ़ाव से ना काम खराब होता है। स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसी है इंडियन मनी मार्केट की? सप्लाई साइड है और डिमांड साइड है, मांग है और आपूर्ति है। तो अब मैंने आपको आपूर्ति पहले बताई है, मांग तो आपको पता है, वैसे ये भी बताइए आपको, लेकिन फिर बता देती हूँ। सप्लाई साइड, आपूर्ति में क्या क्या आता है? वही ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित, असंगठित। संगठित में क्या होगा, किस पे आरबीआई की कंट्रोल करती हो, है ना, आरबीआई किस पे कंट्रोल करती है? आरबीआई खुद पे तो कंट्रोल करती है, साथ में जो भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक जिसको बोलते हैं, 19 है ना, 20 हो सक 19 थे, अब तो कम हो गए। एसबीआई है, और भी जो, तो आपको नेशनलाइज्ड बैंक लिख देना है, नंबर लेटेस्ट लिखो तो लिख दो, बाकी आजकल मर्ज होते होते 4-5 से ज़्यादा बचेगी नहीं अब। दूसरे शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक यानी अनुसूचित और गैर अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक हैं, फॉरेन बैंक यानी विदेशी बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना, ये सब संगठित है क्योंकि इन सब पे आरबीआई का कंट्रोल रहता है। दूसरा असंगठित, सॉरी अभी इसमें थोड़ा और बाकी है, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज LIC, GIC, UTI, ये सब भी तो है ना। LIC DIC का नाम भी आपने सुना होगा। UTI है इसका पार्ट, लेकिन UTI इनडायरेक्टली है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से आप UTI को भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, संगठित में, ठीक है। क्योंकि UTI डायरेक्टली काम नहीं करता है आपके साथ, वो बैंक के थ्रू ही करता है, मनी मार्केट में बैंक के थ्रू करता है। अब आपको यहाँ सिर्फ नाम लिखना है, LIC, DIC, UTI, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं। ये बैंक की तरह काम करते हैं लेकिन बैंक नहीं होते, ठीक है। प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, ये अलग है। अब ये पूरा ऑल टुगेदर एक चैप्टर है, तो मैं इसको यहाँ नहीं बोल सकती इसके बारे में। फिर अर्ध सरकारी निकाय जो है, क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इन सब, ये जिस पे भी आरबीआई कंट्रोल चलता है वो सब संगठित आता है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब क्वासी गवर्नमेंट क्या होती है कि कुछ कुछ होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक जो है, शेयर जो है, हिस्सा कह सकते हो, वो कम होता है। मतलब वो गवर्नमेंट है लेकिन प्रॉपरली नहीं, पूरी तरह से नहीं, अर्ध सरकारी होते हैं ऐसे तो बहुत है। दूसरे अनऑर्गेनाइज की बात मैंने कर ही दी थी, यानी असंगठित, तो वो आपको पता है, वही साहूकार या स्वदेशी बैंकर जो भी है, मनी लेंडर, सेठ साहूकार टाइप के लोग, वो उस पर आरबीआई का रोल नहीं चलता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस ऑक्यूपाई द इंटरमीडिएट पोजीशन, सहकारी ऋण संस्थान। तो आपने बैंकिंग सिस्टम में कोऑपरेटिव का नाम तो सुना ही है ना, तो वो एक इंटरमीडिएट पोजीशन यानी बीच में आता है, ये मध्यस्थ की भूमिका है नाम में। देखो आप अगर गांव से थोड़े से जुड़े हो, अगर आपने कोऑपरेटिव की कभी चीज़ें आसपास देखी है ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये होते बैंक ही हैं, ठीक है, पर इनकी जड़ें जो है प्राइमरीली जनरली गाँव से जुड़ी होती है। इसकी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो गाँव में देखने को मिलती है आपको। फिर इसका जो बीच का पार्ट, थर्ड लेयर, मतलब 3 लेयर में काम करता है ये, 3 इसकी मतलब स्टेप हैं कह सकते हैं आप। एक एकदम गाँव में, एकदम ठेठ गाँव जैसे बोलते हैं, ढाणी गाँव में, तो उसको प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोलते हैं, एकदम नीचे रूट लेवल पे, ग्राउंड रूट लेवल पे। उसके बाद में आता है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कह सकते हो, है ना। और फिर जो आप स्टेट बोलते हो, वो जो नहीं, स्टेट बीच में आता है, ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव। 3 टायर का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर एक एपेक्स आता है इसमें लास्ट में, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि शुरू से एंड तक एपेक्स का तो जो काम है ना, वो आरबीआई उससे डायरेक्ट डील करता है, मतलब बड़ी, इसका हाईएस्ट जो है
वो RBI से डायरेक्ट बात करता है। तो दोनों के बीच में आ गया ना, एकदम गाँव ढाणियों से लेके एकदम ऊपर तक, तो दोनों के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका आती है उसकी। ठीक है, डिमांड में कौन कोई डिमांड करेगा भाई, मांग कौन करेगा, किसको चाहिए इतना रुपया? हमें तो चाहिए नहीं ना, हम तो पैसा लगाना चाहते हैं। तो सरकारों को ही चाहिए हो सकता है, कोई भी म्यूनसिपल बॉडीज़ हो सकती हैं, नगर पालिका है, नगर निकाय जो भी है, या उद्योगपतियों को चाहिए होता है। हम लोगों को तो चाहिए नहीं। कोई निर्यातक है, आयातक है, उन सबको चाहिए होता है। कंपनियां हैं, उन सबको चाहिए। अब मैंने पीछे एक वर्ड यूज़ किया था, स्वदेशी बैंकर, तो वो लोग कौन है? वो है, ये मैंने डेफिनेशन दी है, सिर्फ आपके लिए है, इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। कि आपको पता होना चाहिए स्वदेशी बैंकर किसे बोलते हैं। इंडिजीनियस बैंकर कौन होता है? वह प्रणाली है, वो फर्म या व्यक्ति शामिल होते हैं इसमें जो ऋण और जमा स्वीकृति वित्तीय सेवाएं प्रदान करके बैंक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब छोटी मोटी जो कंपनी भी हो सकती है, या व्यक्ति भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, जो लोगों को ऋण भी देता है, उनकी जमा भी रखता है अपने पास। मतलब बैंक जैसा काम करता है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर। बैंक नहीं होता है वो लोग। लाइक अगर मैं आपका पैसा इकट्ठा करने लग जाऊँ, मैं आपको उधार देने लग जाऊँ, एक ऑफिस खोल के बैठ जाऊँ, 2-4 लोगों को बिठा लूँ, पर मेरे पास बैंक का लाइसेंस थोड़ी है, कहाँ मैं बैंक जैसा कर रही हूँ? तो इंडिजीनियस बैंकिंग प्रणाली, मतलब सिस्टम, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, इस तरह से। एक सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, ये मैं पूरा एक साथ लूँगी इसको, आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि मैं इसको तोड़ना नहीं चाहती बीच में।